अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th की फ़िज़िक्स का यूनिट 11 सेकंड चैप्टर जो है 10th में यूनिट 11 जो है आपका, उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसका जो उन्वान जो है, जो टॉपिक है वो है साउंड। अच्छा जी, साउंड हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। साउंड को मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे, वो है वाइब्रेटरी मोशन, जिसकी हमने डेफिनेशन 9th क्लास में भी पढ़ी थी। पिछला जो हमारा टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर जो था यूनिट 10, उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन भी एक ही चीज़ है दोनों। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेशन या ऑसिलेशन। साउंड जो प्रोड्यूस होता है, आपका कान जो भी आवाज़ सुन रहा है, कोई भी आवाज़ सुन रहा है, फैन के चलने की आवाज़ सुन रहा है, कोई दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन रहा है, कोई भी आवाज़ आपका कान जो सुन रहा है ना, जो आपकी सेंसेशन पैदा हो रही है एयर के अंदर सुनने की, जो अल्लाह ने स्मार्ट रखी हुई है, वो बॉडी वाइब्रेट करेगी। जो बॉडी वाइब्रेट करेगी तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। या दूसरे लफ्ज़ों में साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेट। तो हमें पता चला साउंड, हाउ साउंड प्रोड्यूस। ये अगर पहला क्वेश्चन देखें, हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और ये साउंड है क्या? बॉडी की वाइब्रेशन हो, बॉडी वाइब्रेट करे तो आवाज पैदा होगी। तो इसके अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम देखें तो पेज 20 के पर साइड रेफरेंस में लिखा हुआ है कि ऑल साउंड आर प्रोड्यूस बाय ऑल साउंड। जो भी आवाज़ आपके कान में सुनाई देती है, कागज़ के पलटने की आवाज़, तो किसी चीज़ के घसीटने की आवाज़, ब्रेक की आवाज़, डोर की आवाज़, फैन के चलने की आवाज़, ये सारी आवाज़ें जो है, जैसा कि मैंने बताया कि सारी आवाज़ें किससे हैं? बॉडी के वाइब्रेशन होने से हैं। तो ऑल साउंड आर प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ बॉडीज़। और साउंड ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि जो मूव करती है, ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव्स, प्रेशर वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो टोटल इसकी जो डेफिनेशन ये बनी साउंड की, तो बॉडी में साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब बॉडी क्या करेगी? वाइब्रेशन पैदा करेगी। और साउंड जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी which travel in the form of pressure waves from one place to another। अच्छा जी, साउंड जो है ये प्रोड्यूस होता है, मतलब मेरी जुबान और मेरे होंठ वाइब्रेट कर रहे हैं, या अगर मैं अपने हवा जो है, मेरी जो आवाज़ की सेंसेशन है वो हवा को डिस्टर्ब कर रही है, और वो जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है हवा में, वो सेंसेशन प्रोड्यूस कर रही है। एयर जो है वो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है हमारे एयर के अंदर। हमारे एयर में वो जो एक पर्दा है जो वाइब्रेट करता है और साउंड को महसूस करता है। अब मेरी आवाज़ जो है वो पैदा हो रही है वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन से, जिसे हम सुन रहे हैं। इसी तरह जो हमारी दिल की धड़कन है, यानी कि हार्ट बीट है, या हमारे जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स है, लंग्स ले लें, डॉक्टर जो है हमारी हार्ट बीट या लंग्स की जो वाइब्रेशन है, क्योंकि हार्ट बीट हमारी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, लंग्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, और मुख्तलिफ जो अज़ा हैं हमारे, जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है वो डॉक्टर स्टेथोस्कोप की मदद से उसे सुनते हैं और जज करते हैं उनकी वाइब्रेशंस को। इसी तरह अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं
वो है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। ये कुछ ना इस तरह का बना होता है, यू शेप का होता है, नीचे एक स्टम होती है इसकी, ये एक यू शेप का जो है वो मेटल का होता है, नीचे एक स्टम होती है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसे अगर हम स्ट्राइक करें रबड़ पैड के ऊपर, रबड़ पैड पर स्ट्राइक करेंगे और वैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर लिखा होता है 256 हर्ट्ज या 512 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज, तो उसका मतलब ये होता है कि एक सेकंड के अंदर इसके अंदर कितनी वाइब्रेशंस पैदा होंगी, एक सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशंस पैदा होंगी, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा। उसका मीनिंग ये होता है 256 या 120 या कुछ भी जो है इसके ऊपर लिखा होगा। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसे आप रबड़ पैड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करें, जब आप इसे रबड़ पैड पर स्ट्राइक करके आप अपने कान के करीब लेके आएंगे तो आपको टूं ऐसे करके आवाज़ सुनाई देगी इस ट्यूनिंग फॉर्क की। हालांकि अगर इसके ऊपर लिखा है 256 तो इसका मतलब है ये जो इसका प्रॉन्ग्स है, ये इन्हें हम प्रॉन्ग्स बोलते हैं, प्रॉन्ग्स, तो ये जो है वाइब्रेट करेंगे। 256 लिखा है तो एक सेकंड के अंदर ये 256 टाइम्स ऐसे वाइब्रेट करेगा। अच्छा, इसे अगर आप अपने कान के करीब लेकर आएंगे तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। अगर आप इससे रबड़ पैड पर ऐसे स्ट्राइक करके अपने हाथ पर इसे टच करेंगे तो आपको इसकी वाइब्रेशन महसूस होगी। अगर आप एक्सपेरिमेंटली तौर पर इसे चेक करना चाहते हैं तो आप एक थ्रेड लें, उसका एक एंड फन स्पोर्ट से बांध दें, एक नीचे ये बॉब ले लें, पेंडुलम का बॉब जो होता है वो ले लें, ट्यूनिंग फॉर्क जो है ऐसे ट्यूनिंग फॉर्क ले, तो इससे रबड़ पैड पर स्ट्राइक कर इसके साथ टच करें तो हम देखेंगे कि ये जो है ना जो बॉब है ये आगे की तरफ इससे स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करके आगे की तरफ मूव होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इसने इसे हिट किया है ड्यू टू वाइब्रेशन, तो ये मूव होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम देखें कि अगर इसी ट्यूनिंग फॉर्क को आप टप लें, उसके अंदर पानी भर लें, ठीक है, और इस ट्यूनिंग फॉर्क को रबड़ पैड पर स्ट्राइक करें, स्ट्राइक कर इस पानी के अंदर रखेंगे तो पानी से ऐसे ना छींटे उठेंगे। तो ये छींटे क्यों उठ रही हैं, स्प्लैश होगा, तो क्यों हो रहा है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क आपकी वाइब्रेशन पानी को ट्रांसफ़र करेगा, जिससे इसके अंदर स्प्लैश पैदा होगा, ऐसे छींटे उठेंगे, जिससे हमें पता चला कि साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो तभी प्रोड्यूस होता है जब बॉडी क्या कर रही होती है, वाइब्रेशन। तो ये तो आपका हो गया साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जो आपका पेज पर 20 पेज पर फर्स्ट जो है ना फिजिक्स ऑफ साउंड, ये साइड रेफरेंस पे ये डेफिनेशन है। आगे साउंड ऑफ वेव्स, ये जितनी एग्जांपल मैंने आपको बताई हैं, ये ट्यूनिंग फॉर्क वाली, फिर वो हार्ट बीट वाली कि हम आवाज़ को कैसे सुनते हैं, ये सारी एग्जांपल इसके अंदर नेक्स्ट पेज 21 तक मौजूद है। उसके बाद हम देखते हैं क्या साउंड को किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है कि नहीं। Is sound required material medium for propagation of sound for its propagation क्या साउंड को ट्रैवल करने के लिए, फैलने के लिए, प्रोपेगेशन का मतलब फैलने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। अगर हम
लाइट वेव्स की बात करें, लाइट वेव्स वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो खसूसियत रखता है, वो वैक्यूम में से पास हो जाता है, एयर में से भी लाइट पास हो जाती है, यानी कि उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मैकेनिकल वेव्स ऐसी होती हैं जिन्हें किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो अगर हम साउंड के एग्जांपल लें, साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर जहाँ पे एयर मौजूद है, अब मेरी आवाज़ आपके कानों तक, या आप अपने कानों में मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, वैसे सुन रहे हैं मोबाइल के साउंड से, तो मेरी आवाज़ आपके कानों तक अगर पहुँच रही है तो वो पहुँच रही है। अगर मेरे सामने स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचाने वाला मीडियम कौन है? एयर। अगर ये एयर ना हो और मैं बोल रहा हूँ, मेरे होंठ हिलते तो नज़र आएंगे लेकिन मेरी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँचेगी। इससे साबित होता है कि आवाज़ को ट्रैवल होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत है, और वो मीडियम यहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है? एयर। ये तो होगी थी रफ सी बात। अब हमें एक एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। हम इसे हम बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट। अगर हम बेल जार एक्सपेरिमेंट को देखें तो एक ये बेल है, चलिए जरा बेल बन गया, उसके ऊपर हैमर है, ठीक है, और ये इसकी कनेक्टिंग वायर है। इससे हमने एक प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, एक वैक्यूम के ऊपर रखा हुआ है, ये समझे तो वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप है। तो ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, इसकी इलेक्ट्रिक वायर्स। हम ये करेंगे कि ये बेल है, इसे हमने इसके नीचे एक वैक्यूम पैप लगा दी है, इसके अंदर इस वक्त एयर मौजूद है। हम इस इलेक्ट्रिक वायर के जरिए कनेक्शन करेंगे और बेल को रिंग करेंगे, तो बेल बजती हुई हमें सुनाई भी देगी तो दिखाई भी देगी। इसका हैमर इस जो है ना बेल का जो प्लेट होगा उसके ऊपर हैमर ऐसे स्ट्राइक करता हमें दिखाई देगा, और इसकी आवाज़ भी हमें प्रॉपर सुनाई देगी। इस वक्त तो इसके अंदर एयर मौजूद है। अब हम ये करेंगे कि वैक्यूम पंप के ज़रिए हम इस बेल जार में से हवा को, इस जार में से हवा को पंप आउट करेंगे, यानी कि बाहर निकालना शुरू करेंगे। जैसे ही हवा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, और बेल चल रही है, बेल का कनेक्शन हुआ है, बेल मुसलसल चल रही है। जब इसके अंदर हवा मौजूद थी, अब हवा इसमें से निकलना शुरू कर दी है। हम देखेंगे, बल्कि सुनेंगे कि इसकी आवाज़ कम होती जा रही है। आपके टॉपिक के अंदर वर्ड यूज़ होगा फीबल साउंड इज प्रोड्यूस। फीबल साउंड किसे कहते हैं? कमज़ोर आवाज़ को। कमज़ोर आवाज़ होना शुरू हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जब सारी एयर इस जार में से निकल जाएगी तो हम देखेंगे कि ये जो इसका हथौड़ा इसके जो है प्लेट के ऊपर बजता हमें ऐसे मूव करता दिखाई देगा, लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि इस जार के अंदर से सारी एयर इस वैक्यूम पंप के ज़रिए हमने बाहर भेज दी है। इससे साबित हुआ कि बेल तो चल रही है, आवाज़ नहीं आ रही। वो मीडियम जो था, जो इस आवाज़ को हमारे कानों तक लेके आता है, अब जो एयर के अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, एयर को वाइब्रेट करके हमारे कानों तक इस आवाज़ को लेकर आता है, वो मीडियम ही नहीं रहा, तो लिहाजा हमें उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। फिर आप इसी वैक्यूम पंप की मदद से एयर को आप वापस इसके अंदर जार के अंदर भेजेंगे। जैसे जैसे एयर इसके अंदर जाएगी, बेल तो मुसलसल बज रही है, हमें आहिस्ता आहिस्ता इसकी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। जब सारी इस जो एयर है इस जार के अंदर चली जाएगी तो हमें इसकी प्रॉपर आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि किसी भी आवाज़ के लिए साउंड को, किसी भी साउंड को प्रोपेगेट होने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मटीरियल मीडियम क्या है? एयर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल
longitudinal nature of sound wave। लॉन्गिट्यूडनल जो है ये मैकेनिकल वेव्स हमने पढ़ी थी, तो उसके टाइप्स के अंदर आता है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स को हमने डिस्कस किया था। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझने के लिए, इसकी नेचर को समझने के लिए, साउंड की नौइयत क्या होती है, उसके लिए हम वही ट्यूनिफॉर्म का एक एक्सपेरिमेंट जो है वो देखते हैं। एक ये हो गया और चलिए ये कर लेते हैं, एक और हम बना लेते हैं। अच्छा ये है ट्यूनिफॉर्म, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। ये फिगर ए कह देते हैं, इससे फिगर बी कह देते हैं, इससे फिगर सी कह देते हैं। अच्छा ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट। ये ट्यूनिफॉर्म है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था। ये इसके प्रॉन्ग्स हैं, 2 प्रॉन्ग्स हैं इसके। ये इसका स्टम है, ये इसका स्टम है, और ये इसके क्या है, प्रॉन्ग्स। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो इसका राइट प्रॉन्ग है, यानी कि जो ओ पोजीशन रेस्ट पोजीशन पे एस होती है वाला प्रॉन्ग, इसके सामने जो एयर लेयर है, हवा की जो लेयर है, वो यूनिफॉर्म है, बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन के ऊपर मौजूद है। अब हम ये करेंगे, इस यूनिफॉर्म को रबर पैड के ऊपर सप्लाई करेंगे। जब इसे हम रबर पैड के ऊपर सप्लाई करेंगे तो ये जो प्रॉन्ग्स है ये थोड़ा आगे की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये बी और ये, तो हम देखेंगे कि इसके सामने जो एयर लेयर है ना, इसके सामने जो एयर लेयर होंगी उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। एयर लेयर्स आपस में क्या हो जाएंगी, कंप्रेस। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मेरे सामने जो एयर मौजूद है वो प्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, उसके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हुआ, एयर लेयर जो है वो आपस में करीब हो जाएंगी, यानी कि यहाँ पर क्या पैदा हो जाएगा, कंप्रेशन। ये एयर लेयर प्रेशर डेवलप करेगी अपने एडजेसेंट लेयर को, फिर वो अपने एडजेसेंट लेयर को, फिर अपने एडजेसेंट लेयर को, इस तरह एक सीरीज ऑफ कंप्रेशन जो है वो इन फ्रंट ऑफ प्रॉन्ग्स बी, इसके सामने जो एयर लेयर है वो प्रेशर बिल्डअप होकर एयर लेयर कंप्रेस हो जाएंगी। फिर जैसे ही ये प्रॉन्ग्स बी से ए की तरफ आएगा, यानी कि ये प्रॉन्ग्स, ये बी था इधर, ये प्रॉन्ग्स ये ए पे आ गया क्योंकि वाइब्रेट हो रहा है ऐसे, तो हम देखेंगे कि जो प्रेशर है ना इसके सामने जो एयर लेयर में पैदा हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, और वो जो प्रेशर है वो आगे ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट लेयर। हम देखें जब ये प्रॉन्ग्स बी से ए की तरफ आएगा तो इसके सामने जो एयर लेयर है ये क्या हो जाएंगी, इनमें रेयरफेक्शन पैदा हो जाएगा। जब इनमें रेयरफेक्शन पैदा होगा समझिए यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कम, और ये जो नेक्स्ट, ये फिर जो प्रेशर था एयर लेयर का वो नेक्स्ट लेयर में ट्रांसफर होता गया, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ये एक सीरीज बन जाएगी। रेयरफेक्शन, ये एक रेयरफेक्शन, कंप्रेशन, और उसी तरह में ये ए से बी की तरफ जाएगा, फिर उसके सामने एयर लेयर कंप्रेस होगी, फिर वो जो एयर लेयर है अपने एडजेसेंट लेयर पर वो प्रेशर ट्रांसफर करेंगी, फिर पीछे रेयरफेक्शन पैदा होगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये जो प्रेशर बिल्डअप होता है ये सेंसेशन पैदा करता है एयर मॉलिक्यूल्स में,
और ये एयर लेयर्स जो है हमारे कान तक पहुंचती है और हमारे जो है कान इस आवाज़ को सुनते हैं। तो इसी तरह ये था आज का आपका टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड नेचर ऑफ साउंड वेव्स। और इसमें जो लास्ट पर एक डेफिनेशन उन्होंने बताई है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। तो कंप्रेशन या दो रेयरफैक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव। ये डेफिनेशन इस टॉपिक का ठीक एंड पे है। तो आज स्टूडेंट हमें पता चला इसकी नेचर के बारे में कि जब हम बोलते हैं या कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसके सामने जो एयर लेयर है वो कंप्रेस होंगी लाइक दिस, और ये कंप्रेशन आगे ट्रांसफ़र होता जाता है अगली नेक्स्ट लेयर में, और फिर पीछे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, रेयरफैक्शन, और ये कंप्रेशन और फिर रेयरफैक्शन, ये सीरीज़ एक बनकर जो है वो आवाज़ को एक एंड से दूसरे एंड तक लेकर जाती है। तो हम इस तरह आवाज़ को सुनते हैं, ये इसकी नेचर है। और एंड पे जो डेफिनेशन है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स। होपफुली स्टूडेंट आज आपको पता चल गया होगा कि साउंड की डेफिनेशन क्या है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। कोई भी साउंड है वो प्रोड्यूस होगा बॉडी के वाइब्रेशन से, या बॉडी वाइब्रेट करेगी तो क्या पैदा होगा, साउंड पैदा होगा। फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट यूनिफॉर्म वाला किया, फिर हमें पता चला है आज के साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, इसके बगैर साउंड मूव नहीं होता। थैंक यू सो मच। इसे आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो।